नमस्कार दोस्तों, मैं सूरजमल आपके अपने YouTube चैनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है राजरत्न ग्लोबल वायर्स लिमिटेड। ये जो मैंने वीडियो बनाया है ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। इस कंपनी में अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार अपनी वित्तीय सलाहकार की सलाह आप ज़रूर लें। तो चलो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम इस वीडियो में इन 11 पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम है राजरत्न ग्लोबल वायर्स लिमिटेड। इस कंपनी की शुरुआत 1989 में हुई थी। मार्केट कैपिटल 2731 करोड़ रुपए और 538 रुपये पर शेयर के भाव से अभी ट्रेड कर रहा है। पी है 24, ROC 23 और ROE 26। तो ROC और ROE ज़बरदस्त है। और डेबिट टू इक्विटी रेशियो अगर हम यहाँ पे देखें तो 0.53, तो एक अच्छी खासी कंफर्टेबल जोन में है। और 0% प्रमोटर होल्डर्स हैं जो उनका प्लेज्ड है वो 0 है। अब अगर हम बात करें, ये कंपनी दो प्रकार के प्रोडक्ट बनाती है। एक बीड वायर जो टायर के अंदर काम में लिए जाते हैं, ऑटोमोबाइल टायर्स के अंदर, अर्थ मूविंग इक्विपमेंट होते हैं उनके टायर के अंदर, और एयरक्राफ्ट के जो टायर्स होते हैं उनके अंदर। ये जो बीड वायर करता क्या है, जब जो वाइब्रेशन मिलता है आपको ड्यूरिंग ड्राइविंग उसको प्रिवेंट करता है, सेफ्टी देता है टायर को, स्ट्रेंथ देता है और ड्यूरेबिलिटी देता है। जो टायर की लाइफ है वो इंक्रीज हो जाती है इस वायर की वजह से। दूसरा, हाई कार्बन स्टील वायर बनाती है कंपनी जो ऑटोमोबाइल कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री के अंदर काम में आता है, जिसको हम ब्लैक वायर के नाम से भी जानते हैं। ये जो कंपनी है एशिया की लार्जेस्ट बीड वायर मैन्युफैक्चर है, अगर हम चाइना को निकाल दे तो। ये जो कंपनी है इसकी एक सब्सिडरी कंपनी है जो थाईलैंड के अंदर अपना कारोबार करती है, और अकेली कंपनी है जो थाईलैंड के अंदर बीड वायर का मैन्युफैक्चरिंग करती है, और वहाँ पे इसका 25% मार्केट शेयर है। और इंडिया के अंदर राजरत्न ग्लोबल वायर्स का 50% मार्केट शेयर है बीड वायर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। इस सेक्टर के अंदर बहुत सारे हाई एंट्री बैरियर्स हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी इस क्षेत्र के अंदर आकर अपना प्लांट लगाए, क्योंकि एक बहुत सारे लॉन्ग अप्रूवल साइकिल है उससे गुजरना पड़ता है। और जो टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है इतनी जल्दी और इतनी आसानी से जो नए प्रोडक्ट हैं और नई कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसको अडॉप्ट नहीं करते, क्योंकि ये क्रिटिकल प्रोडक्ट है, इसलिए इसमें बहुत सारे हाई एंट्री बैरियर्स हैं। तो इनको, इस कंपनी को एक कम्पिटिटिव एडवांटेज भी मिलता है। इस कंपनी के पास में अगर हम इसकी क्लाइंट लिस्ट देखें तो 85% जो कस्टमर्स हैं इस कंपनी के वो 5 साल से ज़्यादा पुराने हैं। और ये जो कंपनी है इंडिया, इटली, USA, साउथ कोरिया और भी बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर है अपना कारोबार करती है और कस्टमर सर्विस है वो प्रोवाइड करवाती है। अगर मैं इंडियन क्लाइंट्स की बात करूं, अपोलो टायर, ATG, बिरला टायर, सीएट, MRF, बालकृष्ण, ब्रिजस्टोन, गुडियर, TVS टायर। तो बड़ी बड़ी जो भी कंपनीज हैं वो इंडिया की और थाईलैंड और इंटरनेशनली वो इस कंपनी की क्लाइंट हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी के जो क्लाइंट बेस है वो ज़बरदस्त और बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की, तो इस कंपनी की टोटल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वो 1,12,000 टन पर एनएम की है, जो बीड और ब्लैक वायर दोनों को मिला के है। इस कंपनी के दो प्लांट हैं, एक इंडिया में है और दूसरा थाईलैंड में है। इंडिया के जो प्लांट है उसकी कैपेसिटी है 72,000 टन पर एनम, और जो थाईलैंड का प्लांट है उसकी है 40,000 टन पर एनम। इस कंपनी ने FY19 से लेके FY21 के बीच में एक ज़बरदस्त कैपेक्स किया था। पहले इसकी कैपेसिटी 62,000 टन पर एनम थी, जो बढ़ा करके अभी FY21 के अंदर 1,12,000 टन पर एनम की हो गई है। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के रेवेन्यू ब्रेकअप पे, तो ज्योग्राफिकल स्प्लिट देखें तो इंडिया से 66% रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन होता है, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है वहाँ से 34%। तो इसका जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से भी ज़बरदस्त आता है। अगर हम बात करें कस्टमर कंसंट्रेशन की, तो इसके जो टॉप 3 कस्टमर्स हैं वो इसके टोटल रेवेन्यू के अंदर 39% का कंट्रीब्यूशन करते हैं। ये आप इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी। नेगेटिव इस बेस पे है कि अगर इसमें से एक भी क्लाइंट अगर यहाँ से निकल के जाता है तो इसके रेवेन्यू के अंदर आपको अच्छा खासा ड्रॉप देखने को मिलेगा। और पॉजिटिव इस बेस पे आप देख सकते हैं कि इसके जो 85% जो कस्टमर्स हैं वो 5 साल से ज़्यादा पुराने हैं। तो कंपनी के अंदर फेथ है, विश्वास है, और जो प्रोडक्ट है उसकी इमेज ज़बरदस्त बनी हुई है, इसलिए इसके जो क्लाइंट हैं वो इस कंपनी के साथ में कंटिन्यू जुड़े हुए हैं। अब अगर हम बात करें एक टैक्स बेनिफिट की, इस कंपनी की जो सब्सिडरी है थाईलैंड के अंदर, उसका गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट है
कि अगर वो 22,000 टन पर एनम से ज़्यादा का जो भी प्रोडक्शन करेगा उसके ऊपर इनको टैक्स बेनिफिट मिलता है। तो जो थाईलैंड का जो प्लांट है उसकी कैपेसिटी है 40,000 टन पर एनम की, तो 22,000 से ऊपर मतलब 18,000 टन पर एनम के ऊपर इनको टैक्स बेनिफिट मिलता है। वो 8 साल के लिए गवर्नमेंट का एग्रीमेंट है। वो जो टैक्स बेनिफिट है वो 2025 के अंदर एक्सपायर हो जाएगा। अब अगर हम बात करें इस कंपनी का जो मेन फोकस है वो किस चीज़ के ऊपर है, तो ये कंपनी मेन फोकस है वो बीड वायर के ऊपर फोकस करती है। इसका 90% जो रेवेन्यू है वो बीड वायर से आता है। दूसरी चीज़, इस कंपनी ने रिसेंटली एक प्लान किया था कि थाईलैंड का जो प्लांट है उसकी कैपेसिटी 40,000 टन पर एनम से बढ़ा करके 60,000 टन पर एनम तक ये ले जाना चाहते हैं। और वो जो कैपेक्स साइकिल है वो करंट जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है FY22 इसके एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। तो आने वाले टाइम पे इसके रेवेन्यू में आपको एक ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं हम 7 नंबर पे लेटेस्ट कॉरपोरेट डेवलपमेंट्स की। ये जो कंपनी है बीड वायर मैन्युफैक्चरिंग करती है, हाई कार्बन स्टील वायर का मैन्युफैक्चरिंग करती है। रिसेंटली इस कंपनी ने एल्यूमिनियम क्लेड और ऑप्टिकल फाइबर जो बनाने वाली कंपनी है, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको भी अपने वायर हैं वो सप्लाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स हैं वो सप्लाई कर रहे हैं। क्योंकि जो ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है उसके चारों तरफ उसकी सेफ्टी के लिए वायर डाले जाते हैं उसके अंदर, तो उसको स्ट्रेंथ मिले और सेफ्टी मिले। तो ये जो कंपनी है ऑप्टिकल फाइबर केबल्स की जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको अपने प्रोडक्ट है वो सप्लाई कर रही है। दूसरा चीज़ है कि ये जो कंपनी है वो जीरो लिक्विड वेस्ट डिस्चार्ज की पॉलिसी को अडॉप्ट इस कंपनी ने कर लिया है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि आपको मिनिमम से मिनिमम या जीरो आपको इन्वायरमेंट के अंदर वेस्टेज है वो डिस्चार्ज करने छोड़ने हैं। तीसरी चीज़, लेटेस्ट डेवलपमेंट हुआ है कि इन्होंने 5,000 मैट्रिक टन का स्टोरेज कैपेसिटी का एक वेयर हाउस अभी नया बनाया है। चौथा, इस कंपनी ने जो इतने भी इनके 2 प्लांट हैं उनके अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया और इन्होंने बहुत सारे मॉडिफिकेशंस किए हैं। उसकी वजह से इन्वायरमेंट को मिनिमम से मिनिमम हार्म हो और वेस्ट मैनेजमेंट डायरेक्टिव्स है गवर्नमेंट के, उनको अडॉप्ट किया जाए और फॉलो किया जाए स्ट्रिक्टली। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के की रिस्क के बारे में, तो जो इस कंपनी के रॉ मटेरियल हैं उसकी प्राइजेज हैं, कमोडिटी प्राइजेज हैं, अभी रिसेंट फास्ट के अंदर बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हुई हैं। तो अगर अचानक से कमोडिटी की प्राइजेज हैं वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो ये एकदम से जो प्राइजेज हैं वो अपने कस्टमर्स को पास ऑन नहीं कर पाती, तो उसकी वजह से इनको नेगेटिव इम्पैक्ट है वो मार्जिन पे पड़ता है। तो एक तो सामने इनके की रिस्क हमेशा ही बनी रहती है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो थाईलैंड का जो इनका प्लांट है उसमें जो टैक्स बेनिफिट इनको मिल रहा है वो 2025 में ख़त्म हो जाएगा। तो 3 साल के बाद में ये इन कंपनी के सामने एक रिस्क है कि उसके बाद में वहाँ से जो लिमिट है, डेट है, वो वहाँ से बढ़ाई जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से या नहीं बढ़ाई जाएगी। तीसरी चीज़ है, ये जो कंपनी है उसके टॉप 3 जो क्लाइंट्स हैं वो इसके टोटल रेवेन्यू के अंदर 39% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन करते हैं। तो आप ये पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी, मैंने वीडियो में पहले इसके बारे में आपको बताया। अब अगर हम बात करें इसके फाइनेंशियल्स की, तो मार्च 2012 के अंदर 252 करोड़ रुपए का इसका सेल्स थी और मार्च 2021 के अंदर 547 करोड़ रुपए की सेल्स है। और अगर पिछले 12 महीने का देखें तो 829 करोड़ रुपए सेल्स है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के हिसाब से अभी थोड़ा दिन पहले एक सर्वे आया था कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है उसमें सबड्यूड जो डिमांड है वो देखने को मिली है पिछले कुछ सालों में, लेकिन मार्च 2022 के बाद में यहाँ से आपको एक जो डिमांड है उसके अंदर पिकअप देखने को मिलेगा। और जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर पिकअप देखने को मिलेगा तो उससे रिलेटेड ये कंपनी काम करती है, तो इसके अंदर भी आपको एक ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप इसका प्रॉफिट भी देख सकते हैं कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है और उस हिसाब से EPS भी इंक्रीज हो रहा है। और ये कंपनी है रेगुलरली अपने स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनको डिविडेंड देती रहती है। अब बात करें इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो प्रमोटर है वो सितंबर 19 के अंदर 63.5 और अगर दिसंबर 2021 की बात करें तो 65%। तो जो प्रमोटर है वो भी ओपन मार्केट से धीरे धीरे इस स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहा है और अपना स्टेक है वो इंक्रीज कर रहा है। तो प्रमोटर से ज़्यादा कंपनी के बारे में कोई नहीं जानता। FIS की 0% प्रमोटर होल्डिंग 0% होल्डिंग है और DIS है उसकी 8.5% जो
सितंबर 2019 के अंदर 7.79% थी। तो DIS भी अपना स्टेक है वो धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये दोनों की दोनों चीज़ है, प्रमोटर और DIS धीरे धीरे अपना स्टेक है वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये कंपनी के अंदर एक आपको कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। अब अगर मैं बात करूँ इस कंपनी के वीडियो का कंक्लूजन निकालने की, तो ये जो कंपनी है वो एशिया की लार्जेस्ट प्लेयर है बीड वायर मैन्युफैक्चरिंग की, और थाईलैंड के अंदर सिर्फ अकेली कंपनी है जो बीड वायर मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसका स्टॉक है वो लगभग 24 की पी पे अभी ट्रेड कर रहा है, तो ज़्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, और मार्केट कैपिटल ओनली 2731 करोड़ रुपए की है। तो यहाँ से बहुत अच्छा खासा ग्रोथ है वो आपको देखने को आने वाले समय में मिल सकता है। तीसरी चीज़ है राजरत्न है, उसका इंडिया के अंदर 50% मार्केट शेयर है और थाईलैंड के अंदर 25% मार्केट शेयर है। और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक थीम और यहाँ से बढ़ेगी तो टायर की डिमांड, तो टायर तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो या नॉर्मल व्हीकल्स हो, उसमें टायर की डिमांड तो हमेशा ही बनी रहेगी। तो आने वाले टाइम पे जैसे जैसे ये व्हीकल्स रिप्लेस होंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे, तो टायर की डिमांड तो और वैसे भी यहाँ पे इंक्रीज होगी और आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। चौथा है इस सेक्टर के अंदर मैंने पहले भी बताया वीडियो में हाई एंट्री बैरियर्स हैं, उसकी वजह से इन कंपनियों को एक कम्पिटिटिव एडवांटेज मिलता है कि इनकी कंपटीशन के अंदर बहुत ही कम कंपनियां हैं। पांचवी चीज़ देखें तो ऑलमोस्ट जितनी भी बड़ी बड़ी टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो इसकी क्लाइंट लिस्ट के अंदर अवेलेबल हैं, तो ये इस कंपनी को एक एडवांटेज मिलता है। छठा नंबर, ये जो कंपनी है थाईलैंड का प्लांट है, उसकी कैपेसिटी 40,000 टन पर एनम है, उसको 60,000 टन पर एनम के हिसाब से इंक्रीज करना चाहती है। और ये जो कैपेक्स प्लान है वो करंट फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है अभी FY22 इसके एंड तक कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद में आपको इसके रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ और प्रॉफिट के अंदर ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है, इसके प्रोडक्ट की डिमांड की कितनी ज़्यादा डिमांड है, और ये कंपनी जो अभी ट्रेड कर रही है वो ज़्यादा कोई महंगा स्टॉक नहीं है, छोटी कंपनी है। और छोटी कंपनी में जब बेस कम होता है तो इंक्रीज होने की और स्टॉक के बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम भी आएगा। धन्यवाद।